नमस्कार। निर्माण आईएएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका भाषाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि भाषा होती क्या है, भाषा का क्या अर्थ है। देखिए, हम लोगों को अपने विचारों को अगर किसी को अपने विचारों से किसी को अवगत कराना है तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमको किसी ना किसी प्रकार की भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हम जो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? हम भाषा के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं, हम अपने विचारों को दूसरों को अगर अवगत कराना चाहते हैं तो हम किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमको भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। जैसे भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का अर्थ होता है अपने विचारों को दूसरों को सही ढंग से समझाने का माध्यम। भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को दूसरों को सही प्रकार से समझा सकते हैं। तो ये जो भाषा का कॉन्सेप्ट है ये आपके कंप्यूटर में भी लागू होता है। कैसे? क्योंकि कंप्यूटर में अगर हमको कोई भी कार्य कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। और प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको किसी ना किसी विशेष भाषा में प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, आप जो प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके लिए आप किसी ना किसी विशेष प्रकार की भाषा का ही प्रयोग करते हो, है ना। तो जैसे लिखा हुआ है आपका कि कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके द्वारा वांछित कार्य कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमको सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। अच्छा, प्रोग्राम लिखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रोग्राम लिखने के लिए हमको एक खास भाषा कोड की आवश्यकता होती है ना। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंप्यूटर यूजर द्वारा प्रदान की गई सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता। हम जो सामान्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, बंगाली हुई, कन्नड़ हुई, कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ सकता। इसलिए कंप्यूटर के लिए हमें विशेष प्रकार की भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अतः इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत होती है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रोग्राम लिखने के लिए हमको किसी आवश्यकता पड़ रही है? प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको एक खास भाषा कोड की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटर यूजर द्वारा प्रदान की गई सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता। अतः इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। और जो भी आपकी प्रोग्रामिंग भाषा होगी उसका अपना क्या होगा? अलग व्याकरण होगा। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का व्याकरण क्या होता है? अलग अलग होता है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाषा है क्या? जिस प्रकार हमें भाषा की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए भी आपको एक खास प्रकार के कोड्स या कोडिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है उसे नहीं समझ सकता। इसलिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करते हैं? विशेष प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का व्याकरण क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं भाषा के प्रकारों पे। देखिए, भाषाएं कंप्यूटर के अंदर जो आपकी भाषाएं हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली है आपकी निम्न स्तरीय भाषा। क्या है? पहली आपकी निम्न स्तरीय भाषा। इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके मशीन भाषा और असेंबली भाषा। ठीक। और जो भाषा का आपका जो दूसरा प्रकार है वो है आपका क्या? उच्च स्तरीय भाषा। तो ये आपके क्या है? ये आपके भाषाओं के प्रकार है। भाषाएं कितनी है आपकी? मुख्यतः दो प्रकार की, है ना। पहली आपकी निम्न स्तरीय भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा के अंदर आपका आ जाता है मशीन भाषा या असेंबली भाषा, और दूसरा आ जाता है आपका उच्च स्तरीय भाषा। अच्छा, कभी कभी आपकी जो असेंबली भाषा है इसको मध्य स्तरीय भाषा भी बोल दिया जाता है। ठीक है। हो सकता है इसको कुछ जगह पे आपको निम्न स्तरीय भाषाओं में मिले या कुछ जगह पे आपको मध्य स्तरीय भाषा में भी मिल सकता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो निम्न स्तरीय भाषा थी उसके अंतर्गत पहला प्रकार आपका क्या था? मशीन भाषा। तो मशीन भाषा क्या होती है? देखिए, आपको ये पता ही है कि कंप्यूटर क्या समझ सकता है? कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज समझ सकता है। क्या समझ सकता है? कंप्यूटर केवल 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ सकता है। सो बेसिकली आपकी जो ये बाइनरी भाषा में जो भाषा लिखी जाती है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आप मशीन भाषा कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो
क्योंकि कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझ सकता है। देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा है जो किसी भी कंप्यूटर द्वारा सीधी समझी जा सकती है। कैसी भाषा है? मशीन भाषा कंप्यूटर की वो भाषा है जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट सीधे ही समझ सकता है। ठीक है, इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधा संपर्क होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। ये लिखा है आपका 0 1 क्या है आपके बाइनरी डिजिट्स। सो इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है और इस भाषा के द्वारा आप मशीन से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्या चीज है कि कंप्यूटर क्या समझता है आपका? कंप्यूटर आपका जो प्रोसेसर है वो केवल 0 1 की लैंग्वेज ही समझता है। और 0 1 की लैंग्वेज का मतलब क्या है? बाइनरी भाषा। सो आपकी जो बाइनरी भाषा है यही क्या कहलाती है? यही आपकी मशीन भाषा कहलाती है। अब कंप्यूटर आपको पता है क्या समझता है? 0 1। सो अगर आप 0 1 में डायरेक्ट कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर उसे सीधे ही समझ सकता है। कंप्यूटर द्वारा भाषा सीधे ही समझी जा सकती है। ठीक है, प्लस जब आप 0 1 में डील करोगे, 0 1 में प्रोग्रामिंग करोगे, कोड बनाओगे, तो क्या है, इसके द्वारा आपका मशीन से क्या हो जाएगा? आप सीधा संपर्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सीधा संपर्क कर सकते हो। मतलब आपको किसी भी तरह के ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट उसी भाषा में काम कर रहे हो जिस भाषा में आपका कंप्यूटर समझता है, यानी 0 और 1 की भाषा। ठीक, आगे देखते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। मशीन भाषा कंप्यूटर की वह भाषा है जो किसी भी कंप्यूटर द्वारा सीधी समझी जा सकती है। इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा के द्वारा मशीन से सीधा संपर्क होता है, इसलिए इसे मशीन भाषा कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। क्या है? इस भाषा में कार्य करना कठिन होता है क्योंकि 0 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया कैसी होती है? जटिल होती है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखिए, जो 0 1 की लैंग्वेज है इसमें क्या है, इसमें आप जो भी कोड्स आप लिखोगे सब किसमें बनेंगे? आप 0 1 के कॉम्बिनेशन में ही, अलग अलग कॉम्बिनेशन में ही आपके कोड्स बनेंगे सारे, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे कोड्स की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे आपके अनगिनत कोड्स बन सकते हैं। और अगर हम सोचे कि हम ये सारे कोड्स याद रख लें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इतने अनगिनत कोड्स को याद नहीं रख सकते, है ना। सो अगर हमको बार बार कंप्यूटर को 0 1 में ही कोड देने पड़े तो वो इतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मशीन भाषा को नहीं समझते। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम आजकल उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं जिन्हें भाषा अनुवादक की सहायता से वापस मशीन भाषा में बदल दिया जाता है। ठीक, तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इस भाषा में कार्य करना कैसा है? इस भाषा में कार्य करना कठिन है क्योंकि 0 1 में कंप्यूटर को बार बार समझाने की प्रक्रिया जटिल होती है। ठीक, आगे, मशीन भाषा में दिए गए निर्देश तीव्र गति से कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? मशीन भाषा में अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो, तो कैसे करेंगे? वो आपकी तीव्र गति से कार्य करेंगे। इसका क्या रीजन है? क्योंकि इसमें ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? क्योंकि इसमें ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों को तमिल आती है। सो अगर दोनों को तमिल आती है तो वो दोनों एक साथ बहुत जल्दी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको किसी ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो उन दोनों के बीच में जो भी तमिल में एक्सचेंज होगा विचारों का, थॉट्स का, किसी भी चीज का, तो कैसा होगा? वो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। पर अगर मान लो एक को तमिल आती है और दूसरे को क्या आती है? दूसरे को बंगाली आती है, तो उस केस में क्या है? उस केस में हमको क्या किसकी जरूरत पड़ती है? उस केस में हमको एक भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। और जैसे हमको भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? हमारा जो विचारों को आदान प्रदान करने का समय वो कैसा हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, मतलब उतना तीव्र नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले एक व्यक्ति तमिल में बोलेगा तो जो भाषा अनुवादक है पहले उसे तमिल से किसमें कन्वर्ट करेगा? बंगाली में, और उसके बाद उसे वो बंगाली को समझाएगा। इसके बाद बंगाली में जो व्यक्ति बोलेगा उसको वो किसमें बदलेगा? पहले तमिल में बदलेगा और फिर तमिल वाले को समझाएगा।
तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में आपका टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब मशीन भाषा में क्या है, मशीन भाषा में कैसी भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधा समझता है। सो अगर आप मशीन भाषा में ही डायरेक्ट निर्देश दे रहे हो तो आपका कार्य कैसे होगा, आपका कार्य तीव्र गति से होगा। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए निर्देश का परिणाम भी किसमें होगा, मशीन भाषा में होता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रोसेसर की क्या होती है, प्रत्येक प्रोसेसर की अपनी विशिष्ट मशीन भाषा होती है। मतलब अलग अलग प्रोसेसर के लिए इन कोड्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर किसी प्रोसेसर के लिए किसी कोड है, मान लो आपका 0111, अगर किसी प्रोसेसर के लिए इसकी वैल्यू कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो जरूरी नहीं है दूसरे प्रोसेसर के लिए भी इस कोड की वही वैल्यू हो। अर्थात अलग अलग प्रोसेसर की अलग अलग विशिष्ट मशीन भाषा हो सकती है। क्लियर है? सो ये आपको समझ में आया कि मशीन भाषा क्या होती है। बेसिकली 01 की लैंग्वेज आपकी क्या कहलाती है, मशीन भाषा कहलाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका असेंबली लैंग्वेज। क्या है, असेंबली लैंग्वेज। अभी मैंने बताया था कई जगहों पर आपको असेंबली भाषा को मध्य स्तरीय भाषा के रूप में भी बता दिया जाता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, देखिए जो मशीनी भाषा थी उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या लाई गई, इसकी कमियों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक, इस भाषा में क्या किया गया, इस भाषा में बाइनरी भाषा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया, बाइनरी भाषा के स्थान पर न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया गया। क्या किया गया कि असेंबली भाषा में आपके बाइनरी भाषा के स्थान पर न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया गया। क्या मतलब है इसका, देखिए मशीन भाषा में आप किसका प्रयोग कर रहे थे, डायरेक्ट 01 का, आप 01 के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे थे, है ना। तो आप इसमें क्या कर रहे थे, इसमें आप मशीनी भाषा में डायरेक्ट 01 के कोड का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको अभी मैंने बताया कि ऐसे अनगिनत कोड्स बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 01 के, जिनको आप याद नहीं रख सकते। सो बेसिकली इस कमी को दूर करने के लिए क्या लाई गई, इस कमी को दूर करने के लिए असेंबली भाषा लाई गई। और इस असेंबली भाषा में किसका प्रयोग किया गया, इस असेंबली भाषा में ये आपकी जो 01 के कॉम्बिनेशन है इसकी जगह पे क्या यूज किया गया, इसकी जगह पे न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया गया। न्यूमेरिक कोड क्या होता है, देखिए न्यूमेरिक कोड आपका अंग्रेजी से मिलते जुलते आपके कुछ शब्द होते हैं, जिसको प्योर इंग्लिश तो नहीं बोल सकते पर थोड़ा उससे मिलते जुलते होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह कुछ ऐसा लिखा होगा, ऐड, सब, मूल, दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब आपके न्यूमेरिक कोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सब आपके न्यूमेरिक कोड कहलाते हैं। सो असेंबली भाषा में क्या हुआ कि असेंबली भाषा में बाइनरी भाषा के स्थान पर आपने किसका प्रयोग किया, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया। अच्छा, ये जो आपके न्यूमेरिक कोड थे इनको मशीनी भाषा की तुलना में याद रखना कैसा था, अपेक्षाकृत थोड़ा आसान था। जिनको याद रखना अपेक्षाकृत कैसा था, सरल था, पर इतना भी सरल नहीं था कि आप ये सारे न्यूमेरिक कोड याद कर पाए, है ना। कि ये ऐसे जो आपके लिए मैंने न्यूमेरिक कोड लिखे हैं, ऐसे भी आपके हजारों अनगिनत क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिक कोड्स हो सकते हैं। सो हम सोचे कि हम असेंबली भाषा को भी आसानी से सीख लें, तो ये संभव नहीं है कि हम असेंबली भाषा को भी सीखें, है ना। जिस प्रकार हम मशीन भाषा को नहीं सीख सकते, एक जन सामान्य मशीन भाषा को आसानी से नहीं सीख सकता, उसी प्रकार हम असेंबली भाषा को भी आसानी से नहीं सीख सकते। परंतु मशीन भाषा की तुलना में जो ये जो न्यूमेरिक कोड्स थे इनको याद करना कैसा था, अपेक्षाकृत सरल था। ठीक, आगे इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था, असेंबलर का प्रयोग किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है, वो केवल मशीन भाषा समझता है ना। उसको क्या आता है, उसको केवल 01 की लैंग्वेज आती है। और अब हम प्रोग्राम किसमें बना रहे हैं, हम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं किसमें, असेंबली लैंग्वेज यानी न्यूमेरिक कोड्स की भाषा में। अब कंप्यूटर तो न्यूमेरिक कोड समझता नहीं है, तो हमको यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर या भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करेगा, जो हमारी असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसमें बदल देगा, मशीन भाषा में बदल देगा, ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ सके। ठीक,
यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इस कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस भाषा में काम करना मशीन भाषा की तुलना में अपेक्षाकृत कैसा है, आसान होता है। आगे, इनके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता है, जिस कारण इसकी गति कैसी है, मशीन भाषा की तुलना में कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। क्या मतलब है, ये अभी मैंने आपको बताया कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दो व्यक्ति सेम भाषा में, समान भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हो तो उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान कैसा होगा, बहुत तीव्र गति से हो सकता है। और जहां हमको एक भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ती है तो आपकी वो प्रोसेस कैसे हो जाती है, वो स्लो हो जाती है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इसमें प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, आपने असेंबली लैंग्वेज से बनाया, पर उसे एग्जीक्यूट करने से पहले आपको किसमें बदलना पड़ रहा है, उसे एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोग्राम को आपको मशीन भाषा में बदलना पड़ रहा है। ठीक है, किसमें बदलना पड़ रहा है, मशीन भाषा में बदलना पड़ रहा है। और जो मशीन भाषा में आपका प्रोग्राम जो बदल रहा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका असेंबलर। असेंबलर आपका वो भाषा अनुवादक है जो आपके असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक, सो क्या लिखा है, इनके प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदला जाता है, जिस कारण इनकी गति क्या है, मशीन भाषा की तुलना में कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए आपकी गति कैसी हो गई है, इसलिए आपकी गति अपेक्षाकृत मशीन भाषा की तुलना में कम हो गई है। ठीक, सो ये आपको समझ में आया कि असेंबली भाषा क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपकी मशीन भाषा आती है और जो असेंबली भाषा आती है, ये थी आपकी कैसी, निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, जो दूसरा प्रकार है भाषा का वो क्या है, वो है आपका उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, जो प्रेजेंटली हम लोग जो जिन लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे आपका सी हुआ, आपका C++ हुआ, आपका जावा हुआ, ओरेकल हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार हैं। ठीक, सो उच्च स्तरीय भाषाएं होती क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं करती। क्या नहीं करती, उच्च स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये जो उच्च स्तरीय भाषाएं, इनको कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम से कुछ भी लेना देना नहीं है कि प्रोसेसर क्या समझता है क्या नहीं समझता, उनको कैसे हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, उनको इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है ना। आपकी जो उच्च स्तरीय भाषा है वो क्या है, वो कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं करती। जैसा कि आपके मशीन भाषाएं किस में कर रही थी, मैंने बताया था कि हर सॉफ्टवेयर, हर कंप्यूटर की, हर प्रोसेसर की अपनी अलग अलग मशीन भाषा हो सकती है। सो वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये आपकी कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं करती। ठीक, इनका प्रयोग प्रोग्रामर द्वारा किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने अथवा विकसित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, हम उच्च स्तरीय भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन भाषाओं में विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी के शब्द और गणितीय फंक्शनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोग्राम को समझना और लिखना क्या हो गया है, आसान हो गया है। क्या मतलब है, देखिए, जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा है, इसके अंदर आप दो चीजों का प्रयोग कर रहे हो। एक तो आप यूज कर रहे हो किसका, अंग्रेजी के शब्दों का, जिनको आप जानते हो, प्लस दूसरा किसका कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो आप गणितीय फंक्शंस यानी मैथमेटिकल फंक्शंस का आप प्रयोग करते हो। सो आप मैथमेटिकल फंक्शंस को भी अच्छी तरह से जानते हो और इंग्लिश के शब्द को भी अच्छी तरह से जानते हो। इस वजह से क्या है, इस वजह से उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम है उनको समझना और लिखना क्या है, अपेक्षाकृत काफी आसान हो गया है। क्यों, क्योंकि आप अंग्रेजी के शब्द और गणितीय फंक्शन दोनों को भली भांति समझते हैं। क्लियर है, सो ये समझ में आया आपको कि उच्च स्तरीय भाषा क्या है, ऐसी भाषाएं जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं करती, वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं कहलाती है। वर्तमान में हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम विकसित करते हैं, तो उसके लिए हम उच्च स्तरीय भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, नहीं कर सकता। अगर हम उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन भाषा अर्थात 0-1 की भाषा ही समझता है।
तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमको इस केस में भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित कर दे। देखिए, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसलिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये यहां पर ये गलत आ गया है कंपाइलर, ये एक्चुअली कंपाइलर आपका कहां आना था, ये आपका असेंबली भाषा में आना था। ठीक, माफ कीजिए, ये जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर और आपका जो इंटरप्रेटर है वो किस लिए, वो आपके उच्च स्तरीय भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा के जो प्रोग्राम है उनको मशीनी भाषा में प्रयोग करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा के लिए एक्चुअली आप किसका प्रयोग करते हो, असेंबलर का प्रयोग करते हो। ठीक है, सो ये आपका एकदम करेक्ट है क्या, कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर को आप किसमें यूज करते हो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर को आप उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयोग करते हो। ठीक है, ये कंपाइलर होता क्या है ये अभी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो थे आपकी भाषाओं का एक वर्गीकरण के भाषाएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक हो गया आपका निम्न स्तरीय भाषा, जिसमें क्या आ गया आपका, जिसमें आ गया आपका मशीन भाषा और असेंबली भाषा। दूसरा प्रकार क्या था, दूसरा था आपका उच्च स्तरीय भाषा। इसके अलावा आपकी उच्च स्तरीय भाषाओं में कुछ भाषाएं विकसित की गई हैं, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं कि आपकी जो उच्च स्तरीय भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो शुरुआती उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक है आपका क्या, फोर्ट्रॉन। क्या है, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये फुल फॉर्म आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं या आपसे मेंस में भी आपके जो वन लाइनर के क्वेश्चन है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ट्रॉन क्या है। देखिए, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, इस भाषा का प्रयोग जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। आपकी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको हल करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, फोर्ट्रॉन का प्रयोग करते हो। ठीक है, आगे, इसलिए वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों द्वारा ये क्या भाषा क्या है, प्रयोग में लाई जाती है। आपके जो साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे, इस भाषा का विकास आईबीएम के जॉन बेकस, आईबीएम क्या है, आईबीएम आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय थे जॉन बेकस, उनके द्वारा फोर्ट्रॉन भाषा का क्या किया गया, उनके द्वारा फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया गया। ठीक, जो आपकी फोर्ट्रॉन है ये आपकी पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है। कैसी भाषा है ये, जो आपकी जितनी भी उच्च स्तरीय भाषा है उसमें आपकी सबसे पहली भाषा कौन सी है, फोर्ट्रॉन। ये आपकी पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है। सो ये समझ में आया फोर्ट्रॉन क्या है आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एल्गोल। क्या है, एल्गोल। एल्गोल, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, इसका प्रयोग मुख्यतः जटिल बीजगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो आपकी जटिल बीजगणितीय गणनाएं हैं उनके लिए आप एल्गोल का प्रयोग करते हो। ठीक है, इस भाषा का प्रयोग भी वैज्ञानिक और इंजीनियर करते हैं। क्लियर है, ये था आपका एल्गोल। नेक्स्ट है आपका कोबोल। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका प्रयोग बेसिकली आपकी जो कमर्शियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनके प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या करते हो, आप इसका प्रयोग करते हो। आपके जो कमर्शियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं तो उनके प्रोग्रामिंग के लिए आप कोबोल का यूज करते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा है वो है आपकी लोगो। क्या है, लोगो। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस भाषा का प्रयोग बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। कहां किया जाता है, लोगों का प्रयोग बेसिकली बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए किया
जाता है। ठीक, इसका विकास किसने किया था? इसका विकास अमेरिका के सिमोर पेपर्ट नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? इसका विकास अमेरिका के सिमोर पेपर्ट ने किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपकी पास्कल। ये क्या है? देखिए, इस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम किसके ऊपर रखा है? इस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम ब्लेज पास्कल के ऊपर रखा गया है। ये आपके एक साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उन्हीं के ऊपर इस भाषा का नाम रखा गया है पास्कल। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। इसे शिक्षा परक भाषा कहते हैं। कैसी भाषा कहते हैं? इसे शिक्षा परक भाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग आपके जो विद्यार्थी है, स्पेशली आपके जो ट्रेनीज होते हैं, उनको प्रोग्रामिंग को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हो आप? उनको समझाने के लिए आप पास्कल का प्रयोग करते हो। आपके जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, आपके जो ट्रेनीज होते हैं, उन लोगों को आपको प्रोग्रामिंग समझाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? पास्कल का प्रयोग करते हो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपकी जो भाषा है उच्च स्तरीय, वो है आपकी बेसिक। क्या है? बेसिक। इसका पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये इस भाषा का फुल फॉर्म आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग आपके अलग अलग कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। ठीक, इसका विकास किसने किया? इसका विकास किया है थॉमसन कुड्स और डॉक्टर जॉन कैमेनी ने। किसने किया है? थॉमसन कुड्स और डॉक्टर जॉन कैमेनी ने इस भाषा का विकास किया है। ये बेसिकली आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो आपके डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, उनमें प्रयोग किए जाने वाली क्या थी? आपकी पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। यह पीसी में प्रयोग की जाने वाली क्या थी? पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। बेसिकली आपके जो शुरुआती डेस्कटॉप थे, तो उसमें आपका क्या है? उसमें प्रयोग की जाने वाली आपकी ये पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। ठीक, आगे, इसे अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्यों? इसका क्या रीजन है? बिकॉज यह क्या है? इस भाषा के द्वारा ही अन्य भाषाओं का क्या है? विकास हुआ है। इस भाषा को आधार बना के बहुत सी अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए मील का पत्थर भी कहते हैं। आगे, यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी भाषा है? यह विश्व में आपकी सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। तो समझ में आया आपको कि बेसिक क्या है? आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी प्रोलॉग। क्या है? प्रोलॉग। प्रोलॉग का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग लॉजिक। क्या है? प्रोग्रामिंग लॉजिक। इस भाषा का विकास कृत्रिम बुद्धि से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? प्रोलॉग का विकास बेसिकली आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके जो कार्य हैं, उनके लिए प्रोलॉग का विकास किया गया है। आगे नेक्स्ट है आपका सी। ये क्या है? यह प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषाओं में से एक है। क्या है? ये आपकी प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषाओं में से एक है, जिसका बेल प्रयोगशाला में डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघम ने क्या किया था? विकास किया था। सी भाषा का विकास किसमें कहा हुआ? आपकी जो बेल प्रयोगशाला है उसमें डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघम ने सी भाषा का विकास किया था। इस भाषा का प्रयोग जटिल से जटिल प्रोग्राम को सरल भाषा में लिखने के लिए होता है। आपका कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आप उसे सरल सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप इसका प्रयोग करते हो, आप सी लैंग्वेज का प्रयोग करते हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी जावा। जावा ये क्या है? ये आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका विकास किस लिए किया गया है? इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट के उपयोग के लिए किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जावा का विकास किस लिए किया गया है? जावा का विकास मुख्यतः इंटरनेट के उपयोग के लिए किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एनिमेशन आधारित वेब पेज है, इसको बनाने में, है ना, आपके खेल या गेम्स या शैक्षणिक कार्यों से संबंधित जो प्रोग्राम है उनको बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? उनको बनाने में भी जावा का प्रयोग
किया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? ये कैसी भाषा है? ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है और इस भाषा का विकास मुख्यतः इंटरनेट के उपयोग करने के लिए किया जाता है। एनिमेशन आधारित वेब पेज बनाने तथा खेल और शैक्षणिक कार्यों आदि से संबंधित प्रोग्राम को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस भाषा का विकास किसने किया? इस भाषा का विकास सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी में एम्प्लॉय थे जेम्स गॉसलिंग। तो जेम्स गॉसलिंग द्वारा जावा का विकास किया गया। इसके द्वारा क्या गया? जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा का विकास किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सी शार्प। ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका विकास किसके लिए किया है? जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया है। किसके लिए किया है? इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपकी जो भाषा उच्च स्तरीय वो है आपकी लिस्प। क्या है? लिस्प। तो लिस्ट का पूरा नाम क्या है? लिस्ट का पूरा नाम है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। इस भाषा का विकास किसने किया? इस भाषा का विकास जॉन मैकार्थी। कौन थे? जॉन मैकार्थी द्वारा कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग के लिए किया गया। बेसिकली आपके एक साइंटिस्ट थे जॉन मैकार्थी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस भाषा का विकास किया गया। ठीक है, आगे, यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डेटा के प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। कैसी आपकी लैंग्वेज है? ये आपकी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप फंक्शंस का प्रयोग ज्यादा करते हो। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ होता है? ऐसा डेटा जो कैसा है? जो नॉन स्टैटिस्टिकल हो, जो कैसा हो? जो गैर सांख्यिकीय हो, उस डेटा की प्रोसेसिंग के लिए आप इसका प्रयोग करते हो, लिस्प का प्रयोग करते हो। ठीक, यह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। एआई में आपकी जो सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा कौन सी है? वो है आपकी लिस्प। क्लियर है? तो ये आपके क्या थे? ये थे आपके उच्च स्तरीय भाषाओं के कुछ प्रकार, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के भी आपके जो 1 और 2 लाइनर है उसके लिए प्रयोग में उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है? भाषा अनुवादक। क्या है? भाषा अनुवादक। भाषा अनुवादक क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंप्यूटर वो क्या समझता है? वो केवल 0-1 की लैंग्वेज को ही समझता है। ठीक है, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं समझता। पर हम वर्तमान में प्रोग्रामिंग किसमें कर रहे हैं? उच्च स्तरीय भाषा में, है ना। और जिसे आपका कंप्यूटर नहीं समझता, सो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामिंग को किसमें बदल दे? मशीनी भाषा में बदल दे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर असेंबली भाषा में भी प्रोग्रामिंग की जाती है तो जो आपका कंप्यूटर है वो असेंबली भाषा को भी नहीं समझता, है ना। तो असेंबली भाषा में भी अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसको भी आपको अल्टीमेटली किसमें बदलना पड़ेगा? उसको भी आपको अल्टीमेटली मशीन भाषा में ही बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए भी आपको भाषा अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। ठीक, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंकों को समझता है। ये आपको पता ही है कंप्यूटर कैसी मशीन है। कंप्यूटर आपकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल बाइनरी अंकों यानी 0 और 1 को ही समझता है। ठीक, आगे, बाइनरी अंकों में लिखे गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? मशीन भाषा कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं कि आप बाइनरी अंकों में जो आप जो प्रोग्राम बना रहे हो वो क्या है? वो बेसिकली आपकी मशीन लैंग्वेज है, मशीन भाषा है। बाइनरी अंकों में लिखे गए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को मशीन भाषा कहा जाता है जिसे कंप्यूटर समझकर क्रियान्वित कर सकता है। जिसे कंप्यूटर क्या कर सकता है? मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर क्रियान्वित कर सकता है। ठीक है, मशीन भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना कैसा कार्य है? एक कठिन कार्य है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग अगर सोचे कि मशीन भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करें तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, सो मशीन भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना कैसा है? कठिन कार्य होता है। साथ ही एक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा भी होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। एक तो क्या है कि आपका
मशीन भाषा समझना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर सोच लो, हम ये मान भी ले कि हमने एक मशीन भाषा सीख ली, तो वो मशीन भाषा के कोड क्या है, केवल आपके एक पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए ही उपयोग में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग मशीन भाषा हो सकती है। ठीक, यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि एक कंप्यूटर की क्या है, एक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है, जो किस पर निर्भर करती है, जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर निर्भर करती है। मतलब जो कंपनी, आगे देखते हैं। देखिए, जो आपके भाषा अनुवादक हैं, ये आपके कितने प्रकार के हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका असेंबलर। क्या है? फर्स्ट है आपका असेंबलर। ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप असेंबली भाषा में भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसको भी आपको अल्टीमेटली किसमें बदलना पड़ेगा, उसको भी आपको अल्टीमेटली मशीन भाषा में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपका केवल मशीन भाषा को ही समझता है। तो आप किसका प्रयोग करते हो? इस केस में आप असेंबलर का प्रयोग करते हो, जो क्या करता है, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। क्या करता है असेंबलर? असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, आगे, असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है। जो आपका असेंबलर है वो क्या है, उसको जो आपकी कंपनी कंप्यूटर बनाती है वही असेंबलर प्रोग्राम को भी प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है। साथ ही जो असेंबलर सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्डवेयर और प्रोसेसर के प्रकार पर भी निर्भर करता है। आगे देखते हैं। अतः प्रत्येक प्रोसेसर का अलग अलग असेंबलर प्रोग्राम हो सकता है। क्या हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसर है, जरूरी नहीं एक ही बहुत सारे प्रोसेसर का एक ही असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो, है ना। हो सकता है कि अलग अलग प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम भी क्या हो, अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि ये असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये समझ में आया को असेंबलर क्या है। आगे देखिए असेंबलर काम कैसे करता है। देखिए, असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे गए सोर्स कोड को किसमें बदल देता है, मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। क्या करता है, यह असेंबली भाषा में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? सोर्स कोड का मतलब है कि आप ओरिजिनली जिस भाषा में प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे कि इस केस में आप किसमें प्रोग्राम लिखा आपने, इस केस में आप असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिख रहे हो। सो बेसिकली असेंबली भाषा के जो कोड होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके सोर्स कोड। ठीक, आगे, असेंबली भाषा को आप किसमें बदल रहे हो, असेंबली भाषा को आप मशीन भाषा में बदल रहे हो। मतलब जिस भाषा में ट्रांसलेटर द्वारा अनुवाद किया जा रहा है, बदला जा रहा है, उस भाषा के कोड को आप क्या बोलोगे, उस भाषा के कोड को आप ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बोलोगे, है ना। ओरिजिनली जिस भाषा में आपने प्रोग्राम लिखा था उस भाषा के कोड आपके क्या कहलाए, सोर्स कोड। और जिस भाषा में आपने बदल दिया, जैसे इस केस में क्या है, इस केस में आप मशीन भाषा में बदल रहे हैं, सो जिस भाषा में आपने बदला है उस भाषा के कोड आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। क्लियर है? तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं। असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबलर सॉफ्टवेयर असेंबली भाषा में लिखे सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। ठीक, यह मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड को एक स्थान पर इकट्ठा करता है तथा उसे कंप्यूटर मेमोरी में स्थापित कर क्रियान्वयन के लिए तैयार करता है। क्या करता है कि जितने भी आपके सोर्स कोड थे उसको इसमें बदल दिया इसने पहले मशीन कोड में बदल दिया, और फिर मशीन कोड को, जितने भी मशीन कोड थे उनको एक जगह पर इकट्ठा करके क्या है, आपकी जो कंप्यूटर था उसकी मेमोरी में स्थापित कर देता है, जिससे उनका क्रियान्वयन हो जाता है। तो ये आपको वर्किंग समझ में आई असेंबलर की, असेंबलर कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है आपका कंपाइलर। क्या है, कंपाइलर। देखिए, जैसा भी मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज में बताया, वैसे ही जब हम उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसको भी हमको अल्टीमेटली किसमें बदलना होता है, मशीन भाषा में बदलना होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल 0-1 की भाषा ही समझ सकता है। सो मशीन भाषा, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो पहला है आपका कंपाइलर, इसको देखते हैं क्या है।
देखिए, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को किसमें बदल रहा है, मशीन भाषा में बदल रहा है। जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम तैयार किया था उसको इसने किसमें बदल रहा है, उसको ये मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटेक्स की सभी गलतियों को लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। क्या करता है प्रोग्राम, ये कंपाइलर क्या कर रहा है, ये आपका जो पूरा प्रोग्राम है उसको एक ही बार में क्या कर रहा है, उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर रहा है तथा प्रोग्राम की जितनी भी आपकी सिंटेक्स एरर्स हैं उनको लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सपोज कीजिए मैंने यहां पे कोई प्रोग्राम लिखा, सपोज कुछ भी मान लीजिए आप, मान लीजिए मैंने किसी उच्च स्तरीय भाषा में क्या लिखा, एक प्रोग्राम लिखा। सो मान लीजिए मैंने किसी प्रोग्राम में क्या लिखी, 4 लाइनों में एक प्रोग्राम को लिखा है। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को क्या कर रहा है, एक ही बार में अनुवादित कर रहा है। ठीक है, सो कंपाइलर क्या करेगा, ये जो 4 लाइनों का प्रोग्राम है इस पूरे प्रोग्राम को वो एक ही साथ क्या कर देगा, एक ही साथ इसको अनुवादित कर देगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटेक्स की सभी गलतियों को लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। क्या कर रहा है कंपाइलर ने क्या किया कि उसने पूरे प्रोग्राम को एक बार अनुवादित किया और इस प्रोग्राम की जितनी भी सिंटेक्स एरर थी उनको लाइन क्रम में एक साथ सूचित कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैंने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसके हर लाइन में क्या है, कोई ना कोई सिंटेक्स एरर है। तो मान लीजिए आपकी जो पहली लाइन है, प्रोग्राम की जो पहली लाइन है, मान लीजिए इसमें एक सिंटेक्स एरर उसको मिली क्या, ए। ठीक, उसी प्रकार जो दूसरी लाइन थी उसके अंदर भी कंपाइलर को क्या मिल गया, उसके अंदर भी कंपाइलर को एक एरर मिली, मान लीजिए उस एरर का नाम है बी। ठीक, इसी प्रकार जो आपकी तीसरी लाइन थी उसके अंदर उसको एरर मिल गई सी। ठीक है, और जो चौथी लाइन थी उसके अंदर उसको क्या एरर मिल गई, उसके अंदर उसको एरर मिल गई, उसके अंदर उसको एरर मिल गई डी। तो क्या हुआ, आपने ये 4 लाइन का प्रोग्राम बनाया था और हर लाइन के अंदर उसको एक एक एरर मिल गई। सो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको क्या करेगा, अनुवादित करेगा। तो अनुवादित करने, जब वो अनुवाद करेगा तो अनुवाद करने से पहले क्या करेगा, पूरे सिस्टम, पूरे आपका जो प्रोग्राम है उसको एक ही बार में अनुवाद करेगा। ठीक है, पर जैसे ही उसको ट्रांसलेट करने में गलतियां मिलती हैं तो उन गलतियों को वो क्या है, एक फिक्स ऑर्डर में क्या कर देगा, शो कर देगा, कुछ इस तरह से। जैसे ये लिखा है आपको, ये क्या लिखा है, ए बी सी डी, ये दिख रहा है आपको ए बी सी डी। सो कंपाइलर को अनुवाद करते समय जो जो गलतियां मिली थी उस गलतियों को उसने क्या किया, उन्हीं क्रम में, जिस क्रम में उस किसी लाइन में उसको गलतियां मिली थी ठीक उसी क्रम में उसने उस गलतियों को लिख दिया। जैसे पहली लाइन में उसको क्या गलती मिली थी, एरर मिली थी ए। सो ए कहां गया आपका, सबसे पहले आ गया, फिर मिली थी बी, सो बी उसके बाद आया, फिर मिली थी सी, सो सी उसके बाद आया और लास्ट में क्या मिला था उसे, एरर डी। सो डी उसको, डी सबसे नीचे आया। सो उसने क्या किया, आपका जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के नीचे ही इस तरह से क्या कर देगा, आपकी जो एरर्स हैं उनको क्या कर देगा, उनको वो शो करने लगेगा और बोलेगा कि पहले इन एरर्स को हटाओ, उसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल या उसके बाद ही आपका प्रोग्राम अनुवादित हो पाएगा। क्लियर है। सो क्या हुआ कि आपने क्या किया, कंपाइलर ने एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को चेक किया। उसने क्या किया, एक ही बार में आपके प्रोग्राम की जो 4 लाइन थी उसको चेक किया और उसे 4 लाइन में क्या मिल गई, उसे 4 लाइन में एक एक एरर मिल गई और उसने उन एरर्स को उन्हीं लाइन के क्रम में नीचे शो कर दिया कि आपकी ए, फर्स्ट लाइन में ए, सेकंड लाइन में बी, थर्ड में सी और फोर्थ लाइन में डी एरर मिली है।
सो पहले इन एरर को दूर करो, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम कंपाइल हो पाएगा। ठीक, सो जैसे ही हम ये एरर हटा देंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो कैसा हो जाएगा, वो एरर फ्री हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रोग्राम एरर फ्री हुआ सो कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को क्या कर देगा, अनुवादित कर देगा। सो ये अब समझ में आया आपको इस लाइन का क्या मतलब है, क्या कर रहा है कंपाइलर, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटैक्स की सभी गलतियों को लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। ठीक, जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है। ठीक, अच्छा, जब एक बार आपका प्रोग्राम संपादित हो गया तो उसके मतलब उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब आपके जो सोर्स कोड थे वो किसमें बदल गए, आपके जो सोर्स कोड थे वो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में बदल गए। सो एक बार जब आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में बदल चुका है तो उसके बाद आपके जो सोर्स कोड थे उनकी मेमोरी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद हो चुका है। ठीक, सो यही चीज यहां लिखी हुई है कि मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सोर्स प्रोग्राम आपका ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कोड में बदल चुका है। ठीक है, आगे, प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग अलग क्या है, अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। ये इतना समझ में आया आपको कि कंपाइलर क्या कर रहा था, कंपाइलर ने आपके पूरे प्रोग्राम को क्या किया, एक ही बार में उसे ट्रांसलेट किया, ना उसको कंपाइल किया। तो कंपाइल करते समय उससे पहले क्या मिली, उसको कंपाइल करते समय कुछ एरर्स मिली और उन एरर्स को उन्होंने उन्हीं लाइनों के क्रम में क्या कर दिया, नीचे शो कर दिया ABCD करके, और बोला कि पहले इन सभी एरर्स को हटाओ, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम कंपाइल हो पाएगा। जैसे ही आपने एरर्स हटाई आपका प्रोग्राम क्या हो गया, आपकी सारी गलतियां दूर हो गई प्रोग्राम की, और आपका प्रोग्राम कैसा हो जाएगा, संपादित या कंपाइल हो जाएगा। ठीक, और एक बार जब कंपाइल हो गया इसका मतलब आपका जो सोर्स कोड थे वो किस में बदल गए, वो आपके ऑब्जेक्ट कोड में बदल गए, इसलिए अब मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम के बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर सोर्स कोड को बदलकर उसे मेमोरी में स्टोर करता है। क्या कर दिया उसने, उसने सोर्स कोड को किसमें बदल दिया, ऑब्जेक्ट कोड में बदल के मेमोरी में स्टोर कर दिया, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता। क्या नहीं करता, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता। ठीक है, इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। क्या किया, इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने आपके सोर्स कोड को किसमें बदल दिया, ऑब्जेक्ट कोड में। आपके जो सोर्स कोड थे वो किसमें बदल गए, अब ऑब्जेक्ट कोड में बदल गए और मेमोरी में स्टोर हो गए। उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर उसे पर आगे क्रियान्वित, प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं करेगा। मतलब इस केस में हो क्या रहा है कि कंपाइलर आपके केवल क्या कर रहा है, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहा है ना, कंपाइल कर दिया, संपादित कर दिया, पर प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं हो पाया है, अभी प्रोग्राम का क्रियान्वयन नहीं हुआ है ना। सो जो प्रोग्राम का क्रियान्वयन होगा वो बेसिकली आपका कंपाइलर ना करके कौन करेगा, वो करेगा आपका ऑब्जेक्ट कोड। कौन करेगा, ऑब्जेक्ट कोड। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा टिपिकल है ये। कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में बदल दिया। ठीक है, तो जैसे कंपाइलर ने आपके सोर्स कोड को या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में बदला तो उसके बाद आपके सोर्स प्रोग्राम की कोई जरूरत रह गई, नहीं रह गई। ठीक, प्लस कंपाइलर को भी क्या है, अब कंपाइलर ने केवल आपका क्या तैयार कर दिया है, कंपाइलर ने आपका केवल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार कर दिया है। क्या कर दिया है, कंपाइलर ने केवल आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार कर दिया है। मतलब कंपाइलर ने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल के एक ऐसा प्रोग्राम तैयार कर दिया है जिसको अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, पर ये एग्जीक्यूशन एक्चुअल में कंपाइलर नहीं करता, ये कौन करता है, ये जो आपका एग्जीक्यूशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है आपके ऑब्जेक्ट कोड के द्वारा। ये ऑब्जेक्ट कोड कहां से आए, ये आए आपके कंपाइलर के थ्रू, जिसने क्या किया, जिसने आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया। सो यहाँ पे कंपाइलर काम यहीं पर समाप्त हो जाता है। कहां पर, कि जैसे ही वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसके बाद आपके कंपाइलर की भूमिका खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि आगे जो आपके प्रोग्राम का क्रियान्वयन होना है, आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होना है वो किसके द्वारा होना है, वो होगा आपके ऑब्जेक्ट कोड के द्वारा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई कि कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर केवल आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। ठीक है, तथा एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए
प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आया कि एक बार जब कंपाइलर सॉफ्टवेयर ने आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड्स में बदल दिया तो उसके बाद आपको कंपाइलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। उसके आगे आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा किसके द्वारा किया जाएगा, वो किया जाएगा आपके ऑब्जेक्ट कोड्स के द्वारा। सो क्लियर हुआ आपको कि कंपाइलर की वर्किंग क्या है, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, कैसे अनुवादित करता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका प्रकार है वो है आपका इंटरप्रेटर। क्या है, इंटरप्रेटर। देखिए जो इंटरप्रेटर है यह भी कंपाइलर की तरह ही क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। क्या है, जैसे कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है वैसे इंटरप्रेटर भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, जो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है प्लस उसे क्रियान्वित भी करता है। क्या करता है, इसको ध्यान से देखिए, जो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को किसमें बदल रहा है, मशीन भाषा में तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, उस प्रोग्राम को क्रियान्वित भी कर रहा है। कैसे कर रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखिए जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को, ये ध्यान देना है, प्रोग्राम की उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है तथा एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के बाद उसे क्रियान्वित भी करता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी जैसे मैंने आपको कंपाइलर केस में एक प्रोग्राम लिखा था वैसे आपको लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, मान लीजिए आपका ये मैंने चार आपके लाइन का एक प्रोग्राम लिख दिया उच्च स्तर किसी भी उच्च स्तरीय भाषा में। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को क्या कर रहा है, मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। मतलब जैसा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ संपादित कर रहा था वैसा इंटरप्रेटर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को जब कंपाइल करेगा तो वो एक एक करके क्या करेगा, एक एक करके प्रत्येक लाइन को क्या करेगा, चेक करेगा। वो एक एक करके प्रत्येक लाइन को चेक करेगा। जैसे सपोज उसे पहली लाइन उसने चेक की और उसे पहली लाइन के अंदर क्या मिल गया, उसे पहली लाइन के अंदर कोई एरर मिली ए, क्या मिल गई, उसे आपके प्रोग्राम की पहली लाइन के अंदर कोई एरर मिल गई ए, तो वो क्या करेगा, वो उस एरर को ठीक उस लाइन के नीचे क्या कर देगा, उस लाइन के नीचे शो कर देगा। क्या कर देगा, उसको जैसे ही पहली लाइन के पहले सबसे पहले उसने क्या किया, आपके प्रोग्राम की पहली लाइन चेक किया। वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को अब अनुवादित नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक एक लाइन को एक एक लाइन बाय लाइन अब अनुवादित करेगा। सो क्या किया उसने, उसने सबसे पहले पहली लाइन ली और पहली लाइन चेक करने में उसको क्या मिला, एरर ए। सो जैसे ही उसे एरर ए मिली पहली लाइन में, वो उस एरर को उस लाइन के नीचे क्या कर देगा, उस लाइन के नीचे शो करने लगेगा और बोलेगा कि पहले इस एरर को हटाओ, जब तक इस एरर को हटा नहीं लेते तब तक मैं दूसरी लाइन पर नहीं पहुंचूंगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये पहली लाइन के नीचे आपकी जो एरर थी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। जब आप पहली लाइन की एरर को हटा दोगे, जब आप पहली लाइन की एरर को हटा दोगे उसके बाद ही वो किस पे पहुंचेगा, उसके बाद ही वो सेकंड लाइन पे पहुंचेगा। ठीक, ऐसी मान लो सेकंड लाइन में उसे क्या मिली, सेकंड लाइन में मान लो उसे मिला क्या, कोई एरर मिली बी। तो वो क्या करेगा, वो बी एरर को भी अब क्या करेगा, इस सेकंड लाइन के नीचे लिखेगा और बोलेगा कि पहले इस एरर को हटाओ, उसके बाद में तीसरी लाइन पर आऊंगा। ठीक, सो जब आप बी एरर को हटा लोगे तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो तीसरी लाइन चेक करेगा और अगर तीसरी लाइन में उसे कोई एरर मिली सी, तो वो क्या लिख देगा, वो यहाँ पे लिख देगा सी और बोलेगा पहले सी एरर को हटाओ, उसके बाद मैं चौथी लाइन पर आऊंगा। ठीक, सो या हो एक्चुअली हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहा है,
वो लाइन बाय लाइन आपकी लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शन को चेक कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले पहली लाइन चेक की और पहली लाइन में उसको एरर मिली ए। ठीक, पहली लाइन में उसको एरर मिली ए, उसने वो शो कर दी और बोली ए एरर को हटाओ, उसके बाद ही मैं अगले लाइन पर आऊंगा। सो जैसे ही आपने ए एरर हटाई, वो कहां पहुंच गया, वो आपके अगली लाइन पर पहुंच गया। पर इसके बीच में क्या हुआ, पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच पहुंचने में एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही आपने एरर ए को हटाया, उसने क्या कर दिया, उसने आपकी पहली लाइन को क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ, आपकी पहली लाइन संपादित हो गई। साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने आपकी पहली लाइन का क्रियान्वयन भी कर दिया, मतलब उसने आपकी प्रोग्रामिंग की पहली लाइन का एग्जीक्यूशन भी कर दिया, जो कि कंपाइलर नहीं कर रहा था। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर ने आपकी जैसे ही आपने एरर हटाई यहाँ पहली लाइन की, तो उसने क्या किया, आपकी पहली लाइन का क्या कर दिया, कंपाइलेशन तो किया ही किया, संपादित तो किया ही किया, साथ ही उस पहली लाइन का क्रियान्वयन भी कर दिया, उसका इंप्लीमेंटेशन भी कर दिया। और उसके बाद ही वो किस पे पहुंचा, उसके बाद ही वो सेकंड लाइन पर पहुंचा। ठीक, यही चीज आपकी क्या लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है कि क्या कर रहा है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार की गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को क्या कर रहा है, मशीन भाषा में परिवर्तित कर रहा है, तथा एक लाइन का मशीनी भाषा में अनुवाद करने के पश्चात उसे क्रियान्वित भी करता है। मतलब क्या किया कि आपकी जो पहली लाइन थी, पहले तो क्या किया उसने, कंपाइल करने से पहले उसने क्या किया, एरर ढूंढी, उसे पहली लाइन में क्या एरर मिल गई, ए, उसने शो कर दी, आपने एरर हटाई तो आपका पहली लाइन कंपाइल हो गई। पर साथ ही साथ कंपाइल करने के साथ क्या किया, उसने आपकी पहली लाइन को किस में बदल दिया, उसने आपकी पहली लाइन का क्रियान्वयन भी साथ में कर दिया। क्लियर हुआ कि वो कंपाइल तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आपकी पहली लाइन का क्रियान्वयन भी कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, यदि इस लाइन के क्रियान्वयन में कोई गलती होती है तो उसे उसी समय इंगित कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो जैसे आपने पहली लाइन थी, अगर इस लाइन में कोई गलती हुई तो उसने हाल फिलहाल उसी लाइन के नीचे क्या कर दिया, उसको शो कर दिया। ठीक, तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। समझ में आया क्या कर रहा है कि लाइन के क्रियान्वयन में अगर कोई गलती है तो उसे क्या करेगा, वो उसी समय इंगित कर देगा, तथा संशोधन के बाद यानी उस एरर को हटाने के बाद ही क्या करेगा, वो अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक, आगे देखिए, स्पष्टता इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ना होकर क्या है, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। अतः प्रत्येक बार सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो इंटरप्रेटर का एक्चुअली आउटपुट है वो क्या है, वो एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं है, वो आपका सोर्स कोड ना होके क्या है, वो आपका सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम है। जैसे ये दिख रहा है, इस लाइन से आप जब इस लाइन में आए तो इस लाइन सेकंड लाइन तो आप कैसे पहुंचे, सेकंड लाइन तक आप तभी पहुंचे जब आपकी फर्स्ट लाइन का क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। जब आपका फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन हुआ, क्रियान्वयन हुआ, उसके बाद ही आप किससे पहुंचे, उसके बाद ही आप सेकंड लाइन पर पहुंच पाए। सो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में क्या है, आपका इंटरप्रेटर बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पे आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो किससे गुजरेगा, इंटरप्रेटर से होकर गुजरेगा। सो इंटरप्रेटर ने क्या किया, एरर दिखाई, ए एरर को हटाया आपने, ऐसे क्या हो गया, आपकी पहली लाइन कंपाइल हो गई, साथ ही क्या है, आपका पहली लाइन का क्या हो गया, पहली लाइन का आपका क्रियान्वयन भी हो गया। सो हम कह सकते हैं कि जो आपका जो इंटरप्रेटर है, इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो एक्चुअली आपका क्या है, आपकी पहली लाइन का क्या मिल गया, पहली लाइन का जो क्रियान्वयन था वो इसका क्या हो गया, इस इंटरप्रेटर का आउटपुट हो गया। क्योंकि पहली लाइन के क्रियान्वयन के बाद ही आप क्या कहां पहुंचे हो, पहली लाइन के क्रियान्वयन के बाद ही आप दूसरी लाइन पर पहुंच रहे हो। क्लियर है, यही चीज यहां लिखी हुई है। ये क्या है, इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ना होकर क्या है, सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। ठीक, मतलब आपकी लाइन बाय लाइन जो आपके सॉफ्टवेयर की लाइनों का क्रियान्वयन हो रहा है, एक्चुअली वही क्या है, वही आपके इंटरप्रेटर का आउटपुट है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तब होता जब एक साथ सारे सोर्स कोड को इसमें बदल लेते, ऑब्जेक्ट कोड में बदल लेते, पर यहां आप एक साथ सारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदल पा रहे हो। ठीक, सो प्रत्येक बार सॉफ्टवेयर को क्रियान्वयन के दौरान किससे गुजरना पड़ेगा, इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप पहली से दूसरी लाइन पे आए तो आप किससे गुजरे, इंटरप्रेटर से, ऐसे ही आप जब दूसरी से तीसरी लाइन पे आओगे
तो फिर से आपके सॉफ्टवेयर को किससे गुजरना पड़ेगा, इंटरप्रेटर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर फिर आपकी दूसरी लाइन को चेक करेगा। मान लीजिए कोई गलती आई बी, तो उसको शो कर देगा, और जैसे ही आपने बी एरर को हटाया तो सेकंड लाइन के संपादन के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका क्रियान्वयन भी हो जाएगा। मतलब यहां भी आपको जो इंटरप्रेटर का आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेकंड लाइन का क्रियान्वयन ही मिल रहा है, यानी सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन ही आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है। उसके बाद ही आप थर्ड लाइन पर पहुंच पाओगे। क्लियर है? आगे देखिए, इस कारण इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का मेमोरी बने रहना आवश्यक होता है। क्या होता है, देखिए आप एक से लेकर दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी जितनी लाइनों से आप आते जाओगे, एक से दूसरी लाइन में पहुंचोगे, तो सारी लाइनों के बीच में आपको किससे गुजरना पड़ रहा है, सारी लाइनों के बीच में आपको इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ रहा है ना। इसलिए क्या है, इसलिए इंटरप्रेटर का क्या है, इसलिए इंटरप्रेटर का मेमोरी बना रहना क्या होता है, आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आप हर लाइन के बीच में आप किससे गुजरना पड़ रहा है, आपको हर लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचने के लिए आपको बीच में इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसलिए जो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर है उसका मेमोरी में बना रहना आवश्यक होता है, जो कि कंपाइलर केस में आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर दे रहा था, जो कि इस केस में नहीं हो रहा। यहाँ लाइन बाय लाइन आपका कंपाइल भी हो रहा है, साथ ही साथ उस लाइन का क्रियान्वयन भी किसके द्वारा हो रहा है, इंटरप्रेटर के द्वारा होता किया जा रहा है, जो कि कंपाइलर केस में नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। चूंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन की गलतियों को इंगित करता है, अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना आसान होता है। क्या मतलब हुआ, देखिए कंपाइलर केस में क्या था, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या कर रहा था, एक साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा था। तो उसके लिए क्या किया उसने, पहले उसने एक साथ जितनी भी गलतियां थी सारी लाइनों की, उसको एक साथ इंगित कर दिया। ठीक है, पर इंटरप्रेटर के केस में क्या हो रहा है, ये एक एक लाइन को चेक कर रहा है और उसकी गलती को ठीक उस लाइन के नीचे ही शो कर रहा है। सो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक एक करके लाइन की गलतियों को इंगित करता है। इसलिए कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर में काम करना कैसा है, इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना क्या है, आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन क्या है, लाइन बाय लाइन एरर के बारे में पता चल रहा है। सो जैसे ही आपको लाइन बाय लाइन एरर के बारे में पता चलेगा, आप उस एरर को दूर करते जाओगे और इस तरह से आपके प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, इस तरह से आपके प्रोग्राम में सुधार आसानी से हो सकता है। सो ये चीज यहां लिखी हुई है कि क्या है कि चूंकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन की गलतियों को इंगित करता है, अतः इंटरप्रेटर द्वारा प्रोग्राम में सुधार करना आसान होता है। क्लियर है? तो ये था आपका भाषा अनुवादक। आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि इस टॉपिक से आपके किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पहला आपका जो प्रकार है वो है आपका अति लघु उत्तरीय, यानी शब्द सीमा कितनी है, 10 शब्द की। तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, कोबोल क्या है, पास्कल क्या है, एल्गोल क्या है, लिस्प क्या है। इन सब के बारे में आपको 10 वर्ड में लिखना पड़ेगा। सो आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इसकी जो विशेषता है, उसको आपको लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मशीन, नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कितना, 50 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो आपने मशीन भाषा और असेंबली भाषा है उसको क्या पूछ लेगा, उसको विस्तार से पूछ लेगा कि भाई मशीन भाषा क्या है बताओ, या असेंबली भाषा का वर्णन करो। इसको आपको 50 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक, पूछ सकता है आपसे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या है, इनकी वर्किंग को आपको लिखना पड़ेगा 50 वर्ड्स में। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा पूछ लेगा, उसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक, भाषा अनुवादक क्या है, भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर से आप क्या समझते हो, ये पूछ सकता है और बोलेगा इसके क्या लिखो, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखो। मतलब आपको बता देना है कि भाषा अनुवादक क्या होता है, किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्यों जरूरी है, प्लस इसके जो प्रकार हैं, आपके जो असेंबलर हुआ, कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर, उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आगे ये पूछ सकता है आपसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या बताओ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर बताओ। सो आपको कंपाइलर भी पता है और आपको इंटरप्रेटर भी पता है। सो आप इन दोनों को इजिली क्या कर सकते हो, इनके समानता और असमानता ढूंढ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय, जिसकी शब्द सीमा कितनी है, जिसकी शब्द सीमा है 200 वर्ड। तो यहाँ बेसिकली आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि भाषा क्या है और कंप्यूटर की विभिन्न भाषाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि भाषा से आप क्या समझते हो, उसके बाद कंप्यूटर की जो भाषाएं निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है वो है कि भाषा अनुवादक क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का क्या करो, वर्णन करो। तो यहाँ भी आपको पहले बताना पड़ेगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी भाषा अनुवादक क्या होता है,
उसके बाद इसके जो प्रकार है असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनके बारे में आपको वर्णन करना पड़ेगा। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। क्लियर है? सो ये आज का आपका टॉपिक था, जो जिसमें मैंने आपको भाषा और भाषा अनुवादक के बारे में बताया। अगले टॉपिक के में हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।